नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम उषा प्रियवंद्या जी के द्वारा लिखी गई कहानी वापसी को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कहानी का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। सभी खर्च तो वाजिब है। अब गजाधर बाबू ने कहा था कि भाई अभी हाथ में पैसा कुछ कम रहेंगे तो घर गृहस्थी में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो गजाधर बाबू की पत्नी कह रही है सभी खर्च वाजिब ही हो रहा है, किसका पेट काटूं। यहाँ पे सभी खर्च वाजिब हो रहा है, किसका पेट काटूं। किसने कहा? गजाधर बाबू की पत्नी ने। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पना न ओढ़ा। भाई यही सब जोड़ गाड़ते गाड़ते मैं एक बूढ़ी हो गई हूँ, न तो मन का पहना और न ही मैं मन का ओढ़ सकी। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनमें अपनी हैसियत छिपी न थी। अब उसमें उसकी कोई हैसियत छिपी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, पैसे की तंगाई का अनुभव करते हुए वह बता रही थी कि मैं जीवन में इसी तरह रहते रहते न ढंग का कोई ओढ़ सकी, पहन सकी। तो वह अपनी तंगी का उल्लेख कर रही थी। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें स्वानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनमें यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, व्यवस्था प्रबंध कैसे हो, उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता। लेकिन उनमें तो केवल शिकायत की जाती थी। अब उन्हें तो केवल गजाधर बाबू को केवल शिकायतें की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वे ही जिम्मेदार हो। तो सभी आकर गजाधर बाबू को ही अपनी समस्या बताते थे और उसे ही अपना इन समस्याओं का जिम्मेदार गजाधर बाबू को ही जैसे ठहराते थे। तुम्हें किस बात की कमी है? गजाधर बाबू कह रहा है। अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं। सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, सिर्फ पैसों से ही आदमी अमीर नहीं होता। घर में बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, सब कुछ है। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकी। अब उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी गजाधर बाबू की, जो वह नहीं समझ सकती थी उनकी पत्नी। हाँ सब सुख है, न बहू से। अब गजाधर बाबू की पत्नी कह रही है सब सुख है ना, बहू से वगैरह सभी सुख है। आज रसोई करने आई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आके मुंदी और सो गई। जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। किसकी याद में संपूर्ण जीवन काटा? अपनी पत्नी की याद में। किसने? गजाधर बाबू ने। ये गजाधर बाबू को सभी बातें उसके दिमाग में दौड़ रही है, उसे याद आ रहा है। उन्हें लगा कि वह लावण्य युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनमें मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। आज जो वो स्त्री है वह अपने मन में वह नितांत परिणित जैसे अपरिचित लग रही है। गाढ़ी नींद में डूबी उसकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा है। अब गाढ़ी निद्रा में सोई हुई है कौन? गजाधर बाबू की पत्नी, जो उनका शरीर बहुत ही बेडौल, भारी और कुरूप लग रहा है। यहाँ पे कुरूप, कु क्या है? उपसर्ग है। तो वह बहुत ही, उसका शरीर है वह भारी, वह बेडौल लग रहा है। चेहरा श्रीहीन और रूखा दिखाई दे रहा है। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर सत की ओर ताकने लगे। फिर वह लेटकर सत की ओर देखने लगे।
अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। अब वो कह रही है लो शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया है, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला फूला हुआ था। अब जैसे कुछ गिराने की आवाज़ आई तो वह हड़बड़ी से नींद में सोई हुई थी, उठ गई और कहा लो कुछ बिल्ली ने गिरा दिया, और भागकर वह घर के अंदर दौड़ी। और जब आई तो उसका मुंह फूला फूला दिखाई दिया। देखा बहू को चौका खुला छोड़ आई। अब रसोई घर का दरवाज़ा वह खुला छोड़कर आई थी तो उनका मुंह फूला और बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी है। अब दाल का जो पतीली थी, पात्र था, वह उसे नीचे गिरा दिया है। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। अब सभी को खाना खाना ही था, अब दाल तो गिरा दी, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ील कर रख दिया। अब एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा घी का डिब्बा ही उसने उड़ील दिया। किसने? गजाधर बाबू की पुत्र वधू ने, जो अमर की पत्नी थी। दर्द नहीं है कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। अब मुझे तो मालूम था कि ये सब काम है जो किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगी। ऊँट बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीट कर ली। अब वो पत्नी की ओर उल्टे घूमकर सो गए, जो पीट कर। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था। अब बसंती ने भी जो रात का भोजन बनाया था वह जानबूझकर उन्होंने ऐसा बनाया था कि कोर तक निगला न जा सके। अब एक कोर तक भी निगला न जा सके, खाया न जा सके, ऐसा बसंती ने जानबूझकर भोजन बनाया था। यहाँ पे बसंती गजाधर बाबू की पुत्री हैं। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ खड़े, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। अब गजाधर बाबू ने तो जैसे तैसे खाया, लेकिन गजाधर बाबू का जो छोटा पुत्र नरेंद्र था उसने थाली खिसका दी और कहा मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली तो न खाओ, कौन तुम्हारी या खुशामद करता है। अब तो मत खाइए, कौन या तुम्हारी खुशामद करता है। खुशामद करना है नहीं, चापलूसी करना। चापलूसी करना। तो यहाँ पे मत खाइए, कौन या तुम्हारी खुशामद करता है। तुमने खाना बनाने को कहा। अब तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र ने कहा। किसको? बसंती को। भाई तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। अब नरेंद्र चिल्लाया कि भाई तुम्हें खाना बनाने का किसने कहा था? तो नरेंद्र ने कहा, बसंती ने कहा बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, नरेंद्र ने कहा। बसंती को उठाकर और माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। वे दोनों लड़ रहे थे, नरेंद्र और बसंती। तो माँ ने नरेंद्र को समझाया और कहा कि भाई मैं अपने हाथ से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। और गजाधर बाबू की पत्नी ने उन्हें अपने हाथों से बनाकर नरेंद्र को खाना खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आता। अब खाना बनाने तक का भी उसे सहूर नहीं है। इतनी बड़ी लड़की हो गई है, यहाँ पे कह सकते हो सहूर यानी तरीका।
अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। पत्नी ने उत्तर दिया, सब कुछ आता है लेकिन ये करना ही नहीं चाहती। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो। अगली सुबह जब माँ रसोई घर में दिखाई दी तो बसंती को खुशी हुई बड़ी कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, और वह कपड़े बदल कर तुरंत है वह बाहर निकल आई। और बैठक में बैठे गजाधर बाबू ने तुरंत उन्हें टोक दिया, कहाँ जा रही हो। पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, शीला के घर, बसंती ने कहा। पड़ोस शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी पूछते हैं। पड़ोस, पड़ोस ये अपना गलत है, दो मात्राएं नहीं आएगी, पड़ोस पर एक ही मात्रा रहती है। तो वह पड़ोस में जा रही है, ठीक है। शीला के घर जो बसंती की सहेली है, बसंती ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी नहीं जाना, अंदर जाकर आप पढ़ाई करो, बसंती को कहा। गजाधर बाबू ने कड़ी स्वर में कहा, तेज आवाज़ कड़ी स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते हैं, लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। जब गजाधर बाबू शाम को रोजाना टहलने जाते, टहल कर वापस घर आए तो गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा कि बसंती को भाई आपने ऐसा क्या कह दिया, जो मुंह लपेटे पड़ी है, उसने खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चित कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी कर दी जानी चाहिए। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से वह जाती, पीछे के रास्ते से चली जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है, गुस्सा है। किस बात को लेकर? कि जब उन्हें शीला के घर पे जाने को कहा तो मना किया था, इसीलिए वह रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, गुस्सा आया, क्रोध हुए। लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। अब उसकी पत्नी ने ये सूचना दी कि अमर भी घर से अलग होने की बात कर रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर दिया, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। अमर और उसकी बहू की शिकायत बहुत थी, इसीलिए वह घर से अलग हो रहे हैं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह तक नहीं है। अब इसीलिए वह अलग हो रहे हैं कि हमेशा बैठक वह उस कमरे में ही पड़े रहता है, कोई आने जाने वाला हो तो बैठाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अमर को अब भी छोटा सा समझते हैं। अब अमर को अभी भी वे गजाधर बाबू है छोटा सा समझते हैं। और सास तब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती है। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसा बात हुई? अब उन्होंने कहा गजाधर बाबू के, भाई मेरे आने से पहले क्या कभी ऐसी बात हुई? गजाधर बाबू ने पूछा तो पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था। बहू भाई नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और अमर के दोस्त को आते रहते थे और उसी बैठक कमरे में अपना अड्डा था, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। और अंदर से नाश्ता तैयार होकर आता रहता था और बसंती को भी ऐसा ही लगता था, ऐसा ही अच्छा था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गजाधर बाबू ने धीरे से कहा कि अमर से कहिए कि कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अब वहाँ से हटा दी है। घूम कर आए
टहल कर तो बैठक में चारपाई दिखाई नहीं दी। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। किस गजाधर बाबू ने देखा। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है। अब जैसे उन्होंने कहने के लिए कहा, पत्नी को पूछा कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में जाका तो अचार, रजाइया और कनस्तर, यहाँ पे कनस्तर पुर्तगाली शब्द है। कनस्तर क्या कहेंगे, एक आप कह सकते हो पीपा कह सकते हो, है ना, डिब्बा, ये पुर्तगाली शब्द है। कनस्तर कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। तो अंदर उस कमरे में क्या पड़ी थी, कुछ रजाया और अचार के डिब्बे और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई गजाधर बाबू ने। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कई टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। अलगनी रस्सी के लिए है, अलगनी को खिसका कर वहाँ पे लगा दिया। अलगनी एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बुढ़ाई होता है। कुछ बिना खाए पिए वह चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन है, शरीर है, वह आखिर बूढ़ा होता ही है। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आता है। अब उस अपने क्वार्टर की याद आ रही है जहाँ पे वह रेलवे की नौकरी करते थे। निश्चित जीवन सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की छल पर चीर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। अब सभी ये उस गजाधर बाबू को अपनी याद आ रही है जो वे नौकरी करते थे। रेल की आवाज़, खटफट सी आवाज़ और पटरी पर रेल के दौड़ने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है। वह मधुर संगीत की तरह लगता था। तूफान और डाक, या फिर तूफान एक चीनी भाषा का शब्द है। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की सिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। ट्रेन की आवाज़, सेठ रामजीमल के मिल के कुछ मिल, रामजीमल वहाँ पे जहाँ नौकरी करते थे उससे स्टेशन से दूर ही एक सेठ रामजीमल का कारखाना मिल था। तो उस मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते थे। वही उनका दायरा था, एरिया, वही उनका साथी व जीवन। अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत होता है, खोया हुआ सा खजाना निधि प्रतीत होता है। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उनमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। इससे आगे मित्रों अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।